11 जून से लेकर 13 जून के बीच में G7 की 47 समिट कंडक्ट हुई है यूके के अंदर। देखिए दोस्तों, कुछ पावरफुल कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। आज हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या कारण था इन कंट्रीज को एक साथ लाना और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना जिसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे हो सकता है। इसके साथ साथ चाइना और इंडिया के रिलेशंस भी देखेंगे G7 कंट्रीज के साथ। देखिए दोस्तों, चीजों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं एक एक करके। 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ। उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स कुछ कंट्री के एडहॉक मीटिंग्स करवाते थे इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर सके। अब 1973 का ऑयल क्राइसिस हुआ। अब ऑयल क्राइसिस का कारण यह बताया जाता है कि इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में एक वॉर हुआ। अरब कंट्रीज ने एम्बार्गो प्रोक्लेम कर दिया उन कंट्रीज के ऊपर जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया था वॉर में। वो कंट्रीज थी यूके, यूएसए, कनाडा, जापान। अब देखिए दोस्तों, एम्बार्गो होता है कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शन जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे लगाती है। जैसे ही इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, ऑयल के प्राइसेस 300% से बढ़ गए। अब यूके, यूएसए, कनाडा, जापान जैसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई इन नेशंस में। दोस्तों, जर्मनी, अमेरिका, जापान के प्रेसिडेंट्स को रिजाइन करना पड़ा और फ्रांस के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई। ये सब चीजें चल रही थी 1973 के आसपास। देखिए दोस्तों, ऑयल क्राइसिस के बाद G4 करके एक ऑर्गेनाइजेशन आया जिसके अंदर यूके, यूएसए, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे। ये G4 ऑर्गेनाइजेशन यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ने फॉर्म की वॉशिंगटन हाउस की लाइब्रेरी में, और इसी ग्रुप को बोला गया लाइब्रेरी ग्रुप। इसके बाद इसमें जापान को इंक्लूड कर लिया गया और अब इसे G5 के नाम से जाने लग गया। इस ग्रुप की फर्स्ट समिट 1975 के अंदर हुई फ्रांस में, जहां पे इटली को और इनवाइट किया और अब इसका नाम हो गया G6। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी ये पहले सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर बात करती थी। अब ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक फॉर्मल मीटिंग के साथ कुछ पॉलिटिकल और ग्लोबल एजेंडास के ऊपर बात करती है, जैसे कि मल्टीलेटरलिज्म, टैक्स फ्री एग्रीमेंट्स, कॉरपोरेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज और ऐसे ही बहुत अलग अलग मुद्दों पे। अब इस ग्रुप में 6 कंट्री शामिल हो चुके थे, जिसके अंदर यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और इटली। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट समिट के बाद सेकेंड समिट हुई, लेकिन ये ग्रुप 7 की फर्स्ट समिट थी क्योंकि इस समिट के अंदर कनाडा को इंक्लूड किया गया जो कि पोर्टो रिको में हुई। अब इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज का नाम G7 पड़ चुका था। इस अकेले ग्रुप ने पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि हेवनली इंडेप्ट पुअरर कंट्रीज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, HIPC के अंदर जो कंट्रीज डेब्ट में है उन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी इकोनॉमिक रिकवरी को सुधार सके। HIPC कॉन्सेप्ट के अंदर ये ग्रुप कुछ अमाउंट का लोन देगा पुअरर कंट्रीज को, जिसकी वजह से वो कंट्रीज डेवलप हो सके। इसके साथ साथ 1997 में $300 मिलियन की हेल्प की थी कंटेनमेंट बिल्ड करने के लिए शर्नोबिल में। 1998 में रशिया को जोड़ा गया और अब इसका नाम G8 पड़ गया। देखिए दोस्तों, रशिया के साथ इसके संबंध खराब हो गए 2014 में, जब रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को निकाला। रशिया ने एनेक्स किया क्रीमिया को और 24 मार्च 2014 को G7 ने रशिया को बाहर निकाल दिया। अब ये ग्रुप वापस G7 में आ चुका था। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं 47 समिट की, जो कि 11 से 13 जून तक चली है। इस समिट के अंदर बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात हुई। उसके बाद एक कॉम्यूक पब्लिश किया जिसके अंदर 25 लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स लिखे हुए हैं। इस लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स में 3 बहुत बड़े मुद्दे सामने आए। पहला था ग्लोबल पेंडेमिक को कैसा रिस्पॉन्स दिया जाए। इसके अंदर ग्रुप 7 कंट्रीज ने कुछ कोलिजन्स किए, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे, इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है, जिसमें यह बोला गया है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशंस का टारगेट है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा बन के सामने आया कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। ग्रुप 7 कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आएगा जिसकी वजह से अदर कंट्रीज को हेल्प होगी अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में।
अब देखिए दोस्तों, इस मीटिंग्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव इंपैक्ट रहे हैं अदर कंट्रीज के ऊपर। देखिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना और इंडिया। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चाइना इतना बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री G7 जैसे ग्रुप में क्यों इंक्लूडेड नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि चाइना भले ही बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री है, लेकिन फिर भी उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। इसके साथ साथ चाइना एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्रिएट करना चाहता है। अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट होता है जिसके अंदर एक फर्म अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए उसके प्राइस को रिड्यूस करे। ग्रुप 7 कंट्रीज का ये मानना है कि ये एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो लोग चाइना को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, चाइना के खिलाफ ग्रुप 7 ने कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि हेल्थ में और अदर सर्विसेज में हेल्प करेगा किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, आपने कुछ समय पहले BRI के बारे में पढ़ा होगा। BRI मतलब होता है बिल्ड रोड इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है चाइना का। इसी BRI के थ्रू चाइना POK के अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसको भारत बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका ऑल्टरनेटिव ग्रुप 7 कंट्रीज ने B3W निकाला। इसके साथ साथ वुहान वायरोलॉजी लैब, जहां से कोविड की शुरुआत हुई, उसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि कोरोना कैसे स्प्रेड हुआ है। देखिए दोस्तों, ये था चाइना का मुद्दा। अब हम बात करते हैं इंडिया के मुद्दे के ऊपर। इंडिया बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है और एक ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह देखता है वर्ल्ड इंडिया को। देखिए दोस्तों, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत वेरी करती है। आप नॉर्थ से साउथ तक चले जाओ, आपको वेरीड डाइवर्सिटी मिलेगी। ये डाइवर्सिटी इंडिया को हेल्प करती है अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए। इसकी वजह से जो भी ईस्ट कंट्रीज है वो इंडिया को एक ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह देखती है और इंडिया को हेल्प करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, इंडिया को कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे तो वहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे अगर वो ग्रुप 7 में इंक्लूड होता है। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे। चाइना जैसी मोनोपोलिस्टिक मार्केट को खत्म करता है ग्रुप 7, जिससे इंडिया को एक ग्लोबल वैल्यू मिलेगी और इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर पाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर G7 कंट्रीज इंडिया को इंक्लूड करती हैं तो चाइना जैसी कंट्रीज का एग्रेशन भी कंट्रोल हो सकता है। अब ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। देखिए दोस्तों, इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है और इसके पॉइंट्स भी क्लैश कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ। इसके साथ साथ जो नया कोल्ड वॉर चल रहा है कंट्रीज के बीच में, वो भी क्रिएट हो सकता है इंडिया और अदर कंट्रीज के साथ। दोस्तों, G7 में इंडिया का ना होना भी एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। कैसे? देखिए दोस्तों, अगर इंडिया ने ज्वाइन कर लिया G7 को तो इंडिया को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अब अगर G7 कंट्रीज चाइना के खिलाफ हैं तो इंडिया को भी चाइना के खिलाफ होना पड़ेगा। वही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये बोलती है कि हम लोग किसी के साथ नहीं, हम लोग एक इंडिपेंडेंट ट्रू इकोनॉमी है। तो इंडिया को ये फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ेगी अगर वो ऐसे ग्रुप्स में शामिल हुआ। देखिए दोस्तों, 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी। लेकिन इस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट। इंडिया को अपना ट्रेड इंप्रूव करना होगा, कुछ सर्विसेज इंप्रूव करनी होंगी, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज और भी बहुत सारी सर्विसेज। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है वो जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।